लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम? प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ्स। मुझे बेसिक फीचर्स बता दो जरा, जो जो हमने किए थे या जो हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस में कर रहे थे प्लैटीहेल्मिन्थ्स के। तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देख लिए थे? बेसिक वाले बताना जो हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस में कर रहे थे। प्लैटी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसीलोमेट, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्लाइंड सेकेंड एक सैक सेकेंड, बॉडी प्लान। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, एसीलोमेट। acelomate. So these are the first one having triploblastic, I mean three germless, triploblastic, all right, but with no body cavity. That means acelomate. और क्या क्या देखा था? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। Organ level organization, very good. And ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। blind sac body plan, okay. And मैम डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। very good. Platy means flat. Helminth means क्या बताया था मैंने? वर्म। Worm like. They are dorso-ventrally flattened body. I hope you know the concept of dorsal and ventral now. Dorso-ventrally flattened body. Very good. Okay, due to some condition, I cannot open my camera. तो आज ऐसे ही adjust करते हैं. Next time से properly classes हो. Okay. Triploblastic, acelomate, organ level organization, blind sac body plan, dorso-ventrally flattened body. सिमेट्री क्या है इनकी? याद करो, फोर्थ ऑनवर्ड्स कैसी हो जाती है सिमेट्री? फर्स्ट वन हैविंग, फर्स्ट फाइलम हैविंग, वेरी गुड, बायलैटरल सिमेट्री। और भी कुछ रह गया है क्या? सेक्स सेपरेशन हो गई है यहाँ पर या अभी भी नहीं हुई है? सेक्स सेपरेशन आ चुकी है क्या? याद करो, सेक्स सेपरेशन फिफ्थ ऑनवर्ड्स देखी थी हमने। फर्स्ट फोर अभी भी हर्माफ्रोडाइट थे। यस मैम। दे आर बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। एक और टर्म है, क्या बोल सकते हैं हम इन्हें? मोनोशियस या डायोशियस? मोनोशियस, ऑल राइट। अच्छा चलो, अब अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं, देखो पहली चीज प्लैटीहेल्मिन्थ में हम बचपन से एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं प्लेनेरिया के ग्रुप का। प्लेनेरिया में क्या खास बात है? प्लेनेरिया का क्या पढ़ते हैं हम? क्या बचपन से 9th-10th में तुमने प्लेनेरिया को लेकर क्या एक स्पेसिफिक चीज पढ़ी है? रीजनरेशन। वेरी गुड, regeneration. They show high regenerative property. So few of the organism in this phylum show regeneration. Regeneration. All right. अच्छा, अब regeneration है, that does not mean कि sexual reproduction नहीं है। हमने पूरे अभी तक जो भी फाइलम पढ़े हैं, चाहे वो बिल्कुल बेसिक हो, दैट इज पॉरीफेरा, वहां पर हमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन देखने को मिली। अभी कंप्लीटली सेक्सुअली ओरिएंटेड नहीं हुए हैं फाइलम, तो यहाँ पर भी जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों है, सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल, राइट? यस मैम। ओके, सेक्सुअल है तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? एक्सटर्नल, इंटरनल? रिमेंबर सीसी हेमाजेको, इंटरनल। वेरी गुड। सीसी हेमाजोको में प्लाटी तो है ही नहीं ना, तो डेवलपमेंट, ओ सॉरी, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। चलो भाई, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। अब अब इसके देखो, ये तो स्पेसिफिक फीचर्स एज सच इसके नहीं थे, मतलब ये जनरल कॉमन वाले थे, जिसमें से अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं तो सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री आई,
बाकी सब तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये अलग है, बाकी देखा जाए डोर्सोवेंट्रली अलग है, बाकी सब कॉमन है जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। ये अभी तक भी पुराने वाले ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। अब इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या है? स्पेसिफिक फीचर्स में प्लैटीहेलमिन्थ के कुछ ग्रुप्स हमें पैरासिटिक हैं। सी, कुछ ग्रुप्स पैरासिटिक हैं। अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं तो कुछ ग्रुप्स इनके पैरासिटिक हैं और कुछ ग्रुप्स इनके फ्री लिविंग है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये ह्यूमन बॉडी पे पैरासिटिक है तो इसका ये मतलब हुआ ना, ये बिल्कुल मतलब 100% एक्वाटिक नहीं हुए, कंप्लीटली एक्वाटिक नहीं हुआ इनका हैबिटेट, क्योंकि ये दूसरी बॉडी में रह रहे हैं और वो बॉडी टेरेस्ट्रियल है, राइट? तो पहली चीज तुम्हें याद रखनी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिक हैं, कुछ फ्री लिविंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पैरासाइट के कौन से एग्जांपल्स हमें देखने हैं, फ्री लिविंग का कौन सा देखना है, वो देखते हैं आगे। देखो, इसके हमें कुछ एग्जांपल्स भी डिटेल में देखने हैं जो हमें आगे 12th जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, उसमें आगे काम आएगा ही आएगा। देखो, ये पहले मैं एक बार फिर से तुम्हें रिवाइज कराती हूँ और कुछ एक दो चीजें जो रह गई हैं वो समझते हैं। Change the color. All right, we have seen their flatworms, organ grade of organization, dorsoventrally flattened body, bilateral symmetry, triploblastic, acoelomate, hermaphrodite, free-living, parasitic, mostly endoparasite. See, कोई मुझे बता सकता है एंडो और एक्सोपैरासाइट क्या होंगे? ये कुछ एग्जांपल देकर बताओ। What are endoparasites and what are ectoparasites? एंडो एंड एक्टो, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो सकता है। एनीवन? अरे बोलो कुछ, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. देखो, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट में डिफरेंस। एंडो मींस जो बॉडी के अंदर है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है। एक्टो मींस जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से ही न्यूट्रिशन ले रहा है। मैं एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, ह्यूमन बॉडी में पेट के कीड़े, वो हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, राइट? हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन में उसके अंदर रह रहे हैं। एक्टोपैरासाइट इज लाइक डॉग्स के ऊपर टिक्स देखी है तुमने, हमारे सिर की जुएं, लीच, जो बाहर जो ब्लड सकिंग लीच है, वो बॉडी के बाहर से बॉडी पर स्टक होती है और उसके बाद उसका ब्लड सक करती है। दैट मींस बॉडी के बाहर। तो एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन ले, एंडोपैरासाइट जो होस्ट बॉडी के अंदर से रहकर न्यूट्रिशन ले, राइट? तो दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, याद रहेगा। अच्छा, एक चीज, जब पका पकाया खाना मिल ही रहा है पैरासिटिक फॉर्म्स को, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड नहीं भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि उन्हें डाइजेशन करना ही नहीं है, नहीं? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That means digestive system is absent in endoparasites. और हमें पता है अगर फ्री लिविंग है तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अभी एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपरली कंप्लीटली अभी पूरे ओपनिंग्स नहीं आए हैं, एनल ओपनिंग एंड माउथ ओपनिंग, मतलब एक ही ओपनिंग है जो एनस और माउथ दोनों की तरह काम कर रही है। डेवलपमेंट, अगेन हम इसमें एक्सक्लूसिव फॉर्म्स नहीं जोड़ेंगे बिकॉज we see direct as well as indirect development, and direct तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, प्लेनेरिया का एग्जांपल, अगर रीजनरेशन हो रही है या नॉर्मल। फर्टिलाइजेशन वी नो इंटरनल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देयर आर टू दीज पॉइंट्स जो इतने इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन हमेशा, तुम प्रीवियस ईयर देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। देखो, वहां पर हमने अभी तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल सेल पढ़े हैं, अब वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, इधर फीडिंग के लिए हो, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हो। यहाँ पर देयर आर स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स।
होता क्या है, एक्सक्रीशन। देखो हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए किडनी है। अभी तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े उनके पास एक्सक्रीशन के लिए बॉडी सरफेस था, राइट? रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए बेसिक बॉडी सरफेस ही तो था जिससे वो अपने वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर रहे थे, राइट? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पर इनके पास, अच्छा, पॉरीफेरा में हमने ग्वानोसाइट्स देखे थे, हमने उसके निडेरिया के अंदर हमने कौन से सेल्स देखे थे, कौन सी इंपॉर्टेंट सेल देखे थे, नीडोब्लास्ट सेल्स, वेरी गुड। और हमने कौन सा, टीनोफोरा, उसके अंदर कौन से देखे थे, कोलोब्लास्ट। Bioluminescent. बायोलुमिनेसेंस तो प्रॉपर्टी थी, स्पेशल सेल कोलोब्लास्ट थे वहां पर। निडेरिया के अंदर नीडोब्लास्ट थे, नीडोब्लास्ट। क्वानोसाइट्स थे हमारे पॉरीफेरा के अंदर, राइट? लेकिन इनका काम इस एक्सक्रीशन का नहीं था। प्लैटीहेलमिंथ फ्लेम सेल किससे रिलेटेड है? देखो इनकी ना स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये दे आर दी सीलिएटेड सेल्स, तो ऐसा लगता है कि बॉडी में ऐसे फ्लेम है, मतलब ये ऐसा अपीयरेंस आती है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया, जहां पर भी ये नेफ्रीडिया टर्म आए, समझ जाना कि ये एक्सक्रीटरी सेल्स हैं। हमारे पास भी किडनी के अंदर जो बेसिक सेल है दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन, नेफ्रीडिया, ये सब सेल्स किससे रिलेटेड है? एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, राइट? तो प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर कुछ स्पेशल, मतलब कुछ कैटेगरीज है सेल की। फ्लेम सेल जैसे ये सीलिएटेड सेल्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। सोलेनोसाइट जैसे फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, इनके पास फ्लैजिला है, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम के अंदर तो सिर्फ फ्लेम सेल दिया है, पर जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो हमें ये प्लैटीहेलमिंथ के केस में फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, तीनों तुम्हें टर्म ध्यान रखना है प्लैटीहेलमिंथ फाइलम के अंदर। तो इनके पास एक्सक्रीटरी सेल्स हैं, ये फ्लेम सेल्स, इधर सोलेनोसाइट और प्रोटोनेफ्रीडिया। समझ में आया क्या है? ये फ्लेम सेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? प्लैटीहेलमिंथ। किस चीज से रिलेटेड? एक्सक्रीशन से रिलेटेड। नाउ सिफिलाइजेशन, सिफेलिक टर्म मैंने पहली दूसरी क्लासेस में बताया था, किससे रिलेटेड होता है? सिफेलिक टर्म इज रिलेटेड टू, syphilic term is related to remember brain या head formation या brain development। Yes, ma'am. तो यहाँ पर हमें सिफिलाइजेशन देखने को मिली। रिमेम्बर हम 10th में जब प्लेनेरिया बनाते थे तो हम प्लेनेरिया का जो डायग्राम बनाते थे उसमें हम आंखें भी बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस। जब हम ये रीजनरेशन दिखाते हैं, ये कट हो रहा है, ये इस पीस से नया बन रहा है, बीच वाले पीस से नया बन रहा है, लास्ट वाले पीस से भी नया बन रहा है। अगर तीनों पीसेस से नए बन रहे हैं तो हम इसे फ्रेगमेंटेशन भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों पीस एक नई फॉर्म बना रही है। तब तो फ्रेगमेंटेशन नहीं बोल सकते कि हर एक फ्रेगमेंट नई बॉडी जनरेट कर रहा है, राइट? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं, बोलो। मैम एक बार रिपीट करना। मैं ये कह रही हूँ कि हमने पढ़ा कि प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन हो रही है, अगर उसके बॉडी पार्ट अगर कट रहा है तो वहां से नया आ रहा है। लेकिन जितने पार्ट्स में कटा, अगर वो हर पार्ट नई बॉडी फॉर्म बना ले तो हम इसको फ्रेगमेंटेशन भी तो बोल सकते हैं, अगर ये तीनों सेक्शन नया बॉडी पार्ट जनरेट कर रहे हैं तो, क्योंकि इसका हर फ्रेगमेंट नया बॉडी पार्ट जनरेट कर रहा है। अदरवाइज रीजनरेशन में क्या होता है? अगर एक फॉर्म एक या दो में टूटी, मान लो एक से नया ग्रो हो गया, बाकी दो डैमेज हो गए, कुछ भी हुआ, तो इसे रिप्रोडक्शन नहीं बोल रहे हैं हम, इसे रिप्रोडक्शन तो नहीं बोल रहे हैं, राइट? क्योंकि Yes, इसमें तो ma'am. एक किसी बॉडी पार्ट में रीजनरेशन हुआ, बाकी इसका मेन पर्पस रीजन उसका रिप्रोडक्शन का तो नहीं था। पर अगर ये फ्रेगमेंट्स में टूट रहे हैं और हर फ्रेगमेंट नया बॉडी पार्ट जनरेट कर रहा है,
तो हम इसे फ्रेगमेंटेशन भी तो बोल सकते हैं इंटरचेंजेबली कि रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन। बहुत जगह तुम इसमें फ्रेगमेंटेशन टर्म भी देखोगे, अदरवाइज दे शो हाई रीजनरेटिव प्रॉपर्टी, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी कि अगर कोई बॉडी पार्ट कट रहा है तो वहां से नया बन सकता है। दैट डज नॉट मीन कि ये रिप्रोडक्शन हो रही है या इनके पास और कोई साधन ही नहीं है रिप्रोडक्शन का, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। सी अब आ जाता है, Yes, ma'am. देखो अभी तक हमने अभी यहाँ पर सिविलाइजेशन, प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट अभी हमने देखा। उससे पहले तक हम जो नर्वस सिस्टम देख रहे थे वो डिफ्यूज्ड टाइप देख रहे थे। निडेरिया एंड टीनोफोरा के अंदर हम डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम देख रहे थे, कोई एज सच नर्व कॉर्ड ये सब कुछ बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। अभी क्या है, यहाँ पर लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आ गया। व्हाट डज लैडर लाइक मीन? कि ये ऐसे होता है ना, डबल डबल कॉर्ड है और हमें ऐसा लगता है और यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम मतलब नर्व कॉर्ड आई और न्यूरॉन्स जो है वो थोड़ी अब और डेवलप्ड हो रही हैं। इतना समझ में आया क्या चल रहा है? Yes, ma'am. चलो देखो, अब ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स हैं, देखो मैं मूव क्यों कर रही हूँ, या तो मुझे खाना ढूंढना है या मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अब कोई ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में रह रहा है तो उसको खाना भी पका पकाया मिल रहा है और उसे खाना ढूंढने जाना भी नहीं है, मेरी बॉडी में वो प्रोटेक्टेड भी है। तो क्या लोकोमोटरी ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप्ड होंगे? क्या मेरे लोको, जब मुझे कहीं घूमने जाना ही नहीं है, खाना ढूंढने जाना नहीं है, तो क्या मेरे लोकोमोटरी ऑर्गन्स डेवलप्ड होंगे? No, ma'am. नहीं होंगे। तो होता क्या है, जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो तो एब्सेंट है, लेकिन अडहेसिव ऑर्गन, होस्ट बॉडी से चिपके रहने का जो ऑर्गन है, जैसे कि सकर्स एंड हुक, ये इनके अंदर बहुत प्रोमिनेंट होता है। सकर जो बॉडी से क्या कर रहा है, ब्लड सकिंग करने में हेल्प कर रहा है या न्यूट्रिशन सक करने में हेल्प कर रहा है। हुक जो बॉडी से अटैच रखने में हेल्प कर रहा है। समझ रहे हो? चलने फिरने वाले अपेंडेजेस जो हैं वो नहीं है इतने, लेकिन अगर मैं बात करूं होस्ट बॉडी के अंदर तो रहना है ना, तो होस्ट बॉडी के अंदर कैसे वो सरवाइव करेगा? उसके पास कुछ तो ऐसा साधन हो जिससे वो होस्ट बॉडी का न्यूट्रिशन ले पाए, होस्ट बॉडी की बॉडी से एडहेसिव अटैच होकर रह पाए, राइट? तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट है, लेकिन सकर्स एंड हुक्स जो है वो प्रेजेंट है इन पैरासिटिक फॉर्म। याद रहेगा? Yes, ma'am. अच्छा, अब क्या है, जो पैरासिटिक एनिमल्स हैं, देखो एक बहुत कॉमन सी चीज समझना कि मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर अगर कुछ खाने के थ्रू जा रहा है, कोई भी मेरी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन, एंटीजन, कोई भी बाहर से चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने के थ्रू जा रहा है, तो वो मेरे इसोफेगस में जाएगा, मेरे स्टमक में जाएगा, फिर मेरी इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, ma'am. ये इंटेस्टाइन के अंदर गया, यहाँ से ये ओपनिंग है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो अब क्या है, यहाँ पर म्यूकस है, यहाँ पर हमारा एसिड है HCl, यहाँ पर और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव मतलब देखा जाए तो लाइसोजाइम्स हैं, यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो एक बात बताओ, इतना डाइजेस्टिव एंजाइम है और हमारी बॉडी इतनी प्रोटेक्टिव है अपने आप को लेकर, जब भी कोई बाहर से आता है तो हमारी बॉडी को पता लग जाता है कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, उसे अब कैसे बचाना है। तो फिर ये जो बॉडी हमारी मतलब पेट के कीड़े जो हमारे पास रुक रहे हैं, हमारी बॉडी में जो सरवाइव कर पा रहे हैं, कुछ तो उनके पास भी मैकेनिज्म होगा ना। मान लो ये वर्म है, ये एक वर्म है, ठीक है, अब इसके पास भी तो कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म होगा, इसकी बॉडी के ऊपर कवरिंग होगी जो इसके ऊपर ये जो जूसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो लग ही नहीं रहे। भाई यहाँ मेरे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, इसके अंदर हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ मेरे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ये एक प्रॉपर ऊपर प्रॉपर कोटिंग है जिसके अंदर मेरा वर्म है, यहाँ पर मेरा वर्म है। तो ये मेरा HCl इसको खराब क्यों नहीं कर रहा?
जब हमें एसिडिटी करा देता है इतना स्ट्रॉन्ग HCl, इतने लाइसोजाइम्स, इतने डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो किसी भी जिसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर पैरासिटिक फॉर्म्स इतनी स्मार्ट होती है ना, जैसे जैसे होस्ट की बॉडी होती है उन्हें सब पता होता है कि उन्हें उस होस्ट बॉडी में सरवाइव कैसे करना है। तो वो क्या करती हैं, वो होता है ना मतलब तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं, ऐसे वाला, कि भाई अगर तुम्हारे पास ऐसे एंजाइम निकल रहे हैं तो हमारे पास उनसे बचने के लिए बहुत साधन है। तो यूजुअली जो एंडोपैरासिटिक फॉर्म होती है उनकी बॉडी के ऊपर ना क्यूटिकल मींस थिक लाइनिंग, हम भी हमारी जो आउटर स्किन है उसे भी हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो जो उनकी बॉडी के ऊपर बहुत थिक क्यूटिकल होती है जिसे टेग्यूमेंट भी बोलते हैं। अब ये टेग्यूमेंट या इसको स्किन समझ लो, तो ये इतनी प्रोटेक्टिव, इतनी थिक होती है कि हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम इसका कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सरवाइव कर जाते हैं। समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. आगे चलते हैं। अभी क्या है, अभी हमें ये पता चल गया कि लोकोमोटरी ऑर्गन तो नहीं है लेकिन हु कैन सकर है होस्ट बॉडी में सरवाइव करने के लिए। फिर हमें ये पता चला कि इनके पास इनकी बॉडी इतनी थिक आउटर लाइनिंग होती है जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। तीसरा, जो स्केलेटल रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो यूजुअली क्या है, एब्सेंट है। अभी इतनी डेवलपमेंट, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई है। तो स्केलेटल रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एज सच एब्सेंट है, लेकिन अगर रेस्पिरेशन की मैं बात करूं तो वो भी बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है। समझ में आया इतना क्या चल रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, देखो एक और चीज, अब इनकी बॉडी अगेन थोड़ी और ज्यादा स्मार्ट है। रिमेम्बर मैंने पहली क्लास में बताया था कि यूजुअली एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वैसे तो एरोबिक होते हैं, लेकिन अगर एरोबिक मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि जो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं भी है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं भी है तो क्या होगा, तो मतलब वो सरवाइव कर जाएंगे विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बोलते हैं ना अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रही है तो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट? Yes, ma'am. तो अब होस्ट बॉडी के अंदर जैसा भी एनवायरनमेंट मिल रहा है, हो सकता है वो ऐसे किसी कोने में हो जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इनकी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर कर भी क्या कर लेती है, अपने आप को सरवाइव कर लेती है। नाउ हाई रीजनरेशन कैपेसिटी सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के केस में जो मैं अभी तुम्हें बता ही रही थी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है। ये बेसिक फीचर्स याद रहेंगे तुम्हें प्लैटीहेल्मिंथ के, कुछ नहीं है, सिर्फ वो बेसिक चीज जो हमने बेसिक वाली पढ़ी, उसके अलावा 3-4 चीजें और हैं जो तुम्हें याद रखनी है। मैं बेसिक नहीं बोल रही हूँ, बट उसके अलावा जो स्पेशल चीज आई, कौन सी? सिविलाइजेशन, नर्वस सिस्टम आया लैडर लाइक, एंडोपैरासाइट्स के अंदर, एंडोपैरासिटिक फॉर्म के अंदर ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है ना ही लोकोमोटरी ऑर्गन है, राइट? They have hook and suckers. The body is potent enough कि वो anaerobic respiration भी कर पा रही है एंडोपैरासिटिक फॉर्म, राइट? समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. देखो हमें ना इसके 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, कुछ पैरासिटिक फॉर्म वाले और एक हमें पढ़ना है बेसिक जो फ्री लिविंग है। जो पैरासिटिक फॉर्म है दैट मीन्स वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रही है। जो पैरासिटिक फॉर्म है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रही है मतलब, राइट? तो हमें Yes, ये ma'am. देखना है कि वो क्या बॉडी में कर रही है, जिसमें से एक हमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, दैट इज टीनिया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने हैं। पहला है टीनिया सोलियम, दैट इज टेपवर्म। तुम लोगों ने टेपवर्म के बारे में सुना है? क्या है ये टेपवर्म?
हर्ड अबाउट टेपवर्म? देखो हमें पता है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो बिल्कुल ही टेप लाइक है। ओके चलो, तो टेपवर्म भी क्या नाम से ही पता चल रहा है, देखिए ना टेप कैसी होती है, बिल्कुल ही फ्लैट चिपकी हुई, कोई थिकनेस ही नहीं है। Yes, ma'am. हाँ, तो टीनियस ओलियम इज समथिंग लाइक टेप, इसको हम टेप वर्म ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डोर्सोवेंट्रली कंप्लीटली फ्लैट, मतलब कोई ज्यादा थिकनेस नहीं है। और इसे हम पोक टेप वर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इसके जो होस्ट हैं, इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मेनली दो होस्ट चाहिए। दो होस्ट मतलब कि एक तो हमें पता ही है, देखो एक सेकेंड, डाइजेनेटिक, रिमेम्बर मैंने एक टाइम पर तुम लोगों को बताया था कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं उसमें लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट बॉडी चाहिए होती है। अब कितने होस्ट चाहिए? कितने होस्ट मतलब अगर एक ही होस्ट चाहिए तो हम उसे बोल देते हैं मोनोजेनेटिक फॉर्म। मोनो मीन्स एक। मोनो का मैं एग्जांपल तुम्हें बताती हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में पेट में से कीड़े निकलते हैं, राउंड वर्म्स, देखा है तुमने राउंड वर्म्स को निकलते हुए? मैम देखा तो नहीं बट पता है। पता है, वो मोनोजेनेटिक है, मतलब उसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी चाहिए। अभी क्या है, डाइजेनेटिक का क्या मतलब है? इस टेप वर्म को दो बॉडीज चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, वो हमें देखना है। सी, it needs two hosts to complete the life cycle. Now, men and pig. Men प्राइमरी, देखो प्राइमरी होस्ट वो होता है जहां पर रिप्रोडक्शन हो। प्राइमरी होस्ट वो बॉडी है जहां पर दो बॉडीज में रिप्रोडक्शन हो। सेकेंडरी होस्ट क्या है? जो अपनी और आगे की लाइफ साइकिल को पूरा करेगा। दूसरी चीज हमें पता लग गया, जो टेपवर्म है वो डाइजेनेटिक है, जिसमें दो होस्ट हैं, एक मेन जो प्राइमरी है और पिग जो सेकेंडरी है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने अभी बात की, क्योंकि ये होस्ट है ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होस्ट कह रही हूँ, पैरासिटिक फॉर्म है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। दूसरा, एंडोपैरासाइट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसा सच कुछ खास डेवलप नहीं है, क्योंकि पका पकाया खाना मिल रहा है। जो इसकी बॉडी है, जो हमारी टेपवर्म की बॉडी है, उसमें कुछ ऐसे सेक्शन है, जैसे हेड रीजन को हम बोलते हैं स्कोलेक्स। हेड रीजन को हमने क्या बोला? स्कोलेक्स। फिर है हमारा नेक रीजन, और उसके बाद है स्ट्रोबिलस। इट इज स्ट्रोबिलस। हाँ, इसका क्या मतलब है अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यूजुअली क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक क्राइटेरिया बताया था, दैट इज सेगमेंटेशन। रिमेम्बर, जब हम क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, उस क्राइटेरिया के अंदर एक चीज थी, एक और क्राइटेरिया था जिसके बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। याद आ रहा है? जिसे हम मेटामरिज्म भी बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है याद? Yes, That is ma'am. repeated sequences. कुछ याद नहीं आ रहा क्या? याद है मैम। हाँ, तो ये जो मेन सेगमेंटेड बॉडी है ना, ये 6th फाइलम से स्टार्ट होती है। इसका मतलब हम अभी किस पर हैं? हम 4th फाइलम पर हैं, तो इसमें सेगमेंटेशन तो नहीं है, नहीं, इसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं है। लेकिन जब हम टेपवर्म की बॉडी को देखते हैं ना, तो उसमें हमें ऐसे सेगमेंट्स दिखते हैं, लेकिन दीज आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स, ये ट्रू सेगमेंट्स नहीं है। तो ये जो सेगमेंटेड फॉर्म्स हैं, इन सेगमेंटेड फॉर्म्स को हम बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? स्यूडो मीन्स False. स्यूडो मीन्स फॉल्स। तो ये स्यूडो सेगमेंटेशन जो है तुम्हारी, क्योंकि ट्रू सेगमेंटेशन हमारी एनालिडा से आई है, यहाँ जो हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है दैट इज स्यूडो सेगमेंटेशन। इसी के आगे अभी मैं तुम्हें पहले स्ट्रक्चर दिखाती हूँ।
मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे लग रहा है मेरी आवाज ही बंद हो गई है। Am I audible? Yes, ma'am. ओके चलो। तो अब क्या है, दिस इज स्ट्रोबिलस नॉट स्टेबिलस। हाँ, तो स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिलस, ये दिस इज सिंगल सेगमेंटेड फॉर्म, या फिर ये जो पूरी बॉडी है, जो ट्रंक रीजन है, उसे हम स्ट्रोबिलाई, मतलब ये बिलस इज सिंगुलर फॉर्म, स्ट्रोबिलाई इज प्लूरल फॉर्म, स्ट्रोबिलाई। अब क्या है, वी नो दे हैव फॉल्स और स्यूडो सेगमेंटेशन, जिसे हम प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। तो इस पूरे ट्रंक रीजन में जो स्ट्रोबिलाई है, उसके अंदर जो सेगमेंट्स हैं, उन्हें हमने क्या बोला? प्रोग्लोटिड्स। क्या बोला? प्रोग्लोटिड्स। अभी भी सेक्स सेपरेशन तो नहीं हुआ है, सेक्स सेपरेशन नहीं हुआ है, दैट मींस दे आर हर्माफ्रोडाइट, राइट? दे आर हर्माफ्रोडाइट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जितनी भी अभी फॉर्म्स पढ़ी, उसके अंदर हमने देखा कि जो भी फॉर्म्स हैं, मतलब जो भी बॉडी है, अगर उनके पास सेक्स सेपरेशन नहीं है, तो एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्स सेल्स हैं, पर ये आपस में फ्यूज नहीं करते। रिमेंबर, प्रोटोगाइनस, प्रोटोएंड्रस, ये कोई और बॉडी होती है, ये स्पर्म किसी और, ये क्या है, मान लो ये दूसरी बॉडी है, मैं इसको दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये दूसरी बॉडी है, इस दूसरी बॉडी के ये स्पर्म क्या है, यहाँ से स्पर्म रिलीज होंगे और दूसरी बॉडी के एग से फ्यूज हो जाएंगे, आपस में नहीं होते। याद आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यही हमने पढ़ा था कि भाई जब वेरिएशन लानी है तो दो बॉडी सेम क्यों है, राइट? Yes, ma'am. अच्छा, अब क्या है, कुछ कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं, हमें ये टेपवर्म के, मतलब अभी तुम्हें ये याद रखना है, प्लैटीहेल्मिन के केस में टेपवर्म में हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब एक ही बॉडी के अपने ही मेल गेमीट्स फीमेल गेमीट को फ्यूज कर देते हैं। अब ये फ्यूज कब कर सकते हैं? अगर सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. तो यहाँ पर हमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल तो है ही, साथ में हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिली। अब जो डेवलपमेंट है, इट इज इनडायरेक्ट। ये हम स्पेसिफिकली टेपवर्म की बात कर रहे हैं अभी। तो डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट है, दैट मींस लार्वल स्टेज है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वल स्टेज है, Yes, ma'am. राइट? लार्वल स्टेज है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ये काफी सारे लार्वल स्टेजेस से होकर निकलता है। हमें सब की सब याद नहीं होनी चाहिए, हमें बस वो इन्फेक्टिव स्टेज ध्यान होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी लार्वल स्टेज है जिसमें ये किसी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसी बहुत सारी लार्वल स्टेजेस है, जैसे ऑन्कोस्फियर, हेक्साकांथ, ब्लैडर वर्म, सिस्ट्री सर्कस, लेकिन हमें सारी की सारी याद नहीं भी होंगी तो चल जाएगा। जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि इन्फेक्टिव स्टेज मेन के अंदर कौन सी है, और इन्फेक्टिव स्टेज, जो इन्फेक्टेड स्टेज है, वो पिग के अंदर कौन सी है। ओके, चले आगे, आगे चले। Yes, ma'am. देखो बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें क्या बोला कि जो मेन है वो प्राइमरी होस्ट है। मेन प्राइमरी होस्ट है, मतलब वहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो साइकिल है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मान लो ये मेन के अंदर, अभी मैं बताती हूँ मेन के अंदर भी कैसे आया। मेन के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, ह्यूमन बीइंग के अंदर टेपवर्म की फर्टिलाइजेशन हुई। टेपवर्म की जो फर्टिलाइजेशन हुई, तो इसके जो एग्स हैं, इसके जो एग्स हैं, वो एग्स अगर किसी ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के गट रीजन में फर्टिलाइजेशन हुई, तो जब फीकल मैटर रिलीज होगा, जब वो पर्सन फीकल मैटर रिलीज करेगा, तो उसके जो एग्स है ना, वो उसके साथ ही बाहर निकल जाएंगे। फीकल मैटर के थ्रू एग्स आ गए बाहर। तो यूजुअली पहले के टाइम पर ना बहुत ओपन डेफिकेशन होता था,
राइट। अब तो उत्तराखंड में तो बिल्कुल ही ओपन डेफिकेशन का सिस्टम ही खत्म हो चुका है ना। देखते हो Yes, तुम ma'am. लोग न्यूज वगैरह। हाँ, तो अभी क्या है, अब जो केसेस हैं इसके वो कम हो गए हैं। तो अब क्या है, पहले जैसे ओपन डेफिकेशन होता था, ओपन डेफिकेशन का मतलब अगर किसी पर्सन ने अपने फीकल मैटर को किसी ऐसे ही मिट्टी में, मतलब प्रॉपर वॉशरूम में डिस्पोज ऑफ ना करके किसी ओपन रीजन में, खेत में, कहीं भी ऐसे सॉइल के अंदर क्या किया, अपना फीकल मैटर रिलीज किया। जब फीकल मैटर रिलीज किया, अगर कंज्यूम किया गया पिग के थ्रू, क्योंकि हमें पिग कहाँ देखने को मिलते हैं, ऐसी ही तो जगह देखने को मिलते हैं, कीचड़ में, ऐसे गंदगी में। तो हमें जब अगर मान लो फीकल मैटर अगर पिग्स के थ्रू कंज्यूम किया गया, तो उसके जो एग है वो पिग्स ने कंज्यूम कर लिए, चले गए कि नहीं चले गए। जो एग है, जो इसके जो एग्स फीकल मैटर में थे वो पिग ने कंज्यूम कर लिए। पिग ने इंटेंशनली नहीं किया, पिग ने तो फीकल मैटर कंज्यूम किया, उसके अंदर एग थे वो उनके पास चले गए, राइट। Yes, ma'am. अब क्या हुआ, पिग के अंदर ये एग आ गए। अब उसके अंदर कुछ कुछ हमारी लार्वल स्टेजेस, एग हैच होगा, एक आध लार्वल स्टेज चेंज होती रहेगी। फिर क्या होगा, देखो पिग भी तो कंज्यूम किया जाता है ह्यूमंस के थ्रू। अगर पिग नहीं कंज्यूम किया गया तो आगे नहीं फैलेगा मैन के पास, पर मैन के पास कैसे गया। मान लो कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने इन्फेक्टेड पिग को कंज्यूम कर लिया, मतलब वो पिग जो था ठीक से पका हुआ नहीं था, वो इन्फेक्टेड पिग क्या है, कंज्यूम किया गया। अगर वो इन्फेक्टेड पिग कंज्यूम किया गया तो उसके अंदर जो लार्वल स्टेजेस निकली होंगी, ऐसा होता है कि इसके ना मांस, मतलब जैसे पिग का फ्लैश है, उस फ्लैश के ऊपर ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे उसके मसल्स के ऊपर ना हमें ऐसे ऊपर प्रोजेक्शन दिखती है, ऐसी प्रोजेक्शन दिखती है। इसे हम बोलते हैं मीजली पोक, ऐसा लगता है छोटे छोटे दाने। मीजल सुना है तुमने, मीजल जो प्रॉब्लम हो जाती है घमोरियों जैसी। Yes, हाँ, ma'am. तो होता क्या है, ऐसे इसके फ्लैश के अराउंड, इसके मसल्स के फ्लैश के अराउंड ऐसे ये लार्वे आ जाते हैं, तो ऊपर से ऐसा अपीयर होता है कि ये थोड़ी सी उठी हुई फॉर्म है। अब ये जो उठी हुई फॉर्म है, अब समझना इस चीज को। अब इसे हमने बोला मीजली पोक, दिस इज द इन्फेक्टेड पोक। अगर ये ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया तो ह्यूमन के पास फिर से कोई लार्वल स्टेज गई, फिर वो मैच्योर होगी, फिर से फर्टिलाइजेशन करेगी, और ये साइकिल ऐसे चलती रही। अगर ये बीच में टूटा, अगर ये साइकिल बीच में टूटी तो आगे ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा तो फैलेगा नहीं। समझ रहे हो। अब जैसे जैसे हमारी थोड़ी थोड़ी जैसे बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, टॉयलेट्स बन रहे हैं, तो इन सब इन्फेक्शन, इन्हीं सब को रोकने के लिए तो हो रहा है कि बीमारियां ना फैले। तो तुम्हें ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि मेन के अंदर जो इन्फेक्टेड स्टेज है, मतलब पिग के पास कोई लार्वल स्टेज थी, वो लार्वल स्टेज जब सिस्टी सर्कस में चेंज हुई, एक लार्वल फॉर्म है, अगर तब मैन ने उसे कंज्यूम किया तभी मैन इन्फेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या बोला, मेन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, सिस्टी सर्कस। पिग के लिए इन्फेक्टेड स्टेज क्या है, मतलब कि अगर ये फीकल मैटर है, फीकल मैटर में एग हैच हुआ, वो जब तक अपनी इस फॉर्म में नहीं आएगा, ऑन्कोस्फियर लार्वल वाली फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक पिग की बॉडी में वो पनप नहीं पाएगा, आगे की लार्वल स्टेजेस पूरी नहीं हो पाएंगी। और इससे मेन को क्या नुकसान होता है, मेन को प्रॉब्लम हो जाती है टीनियासिस। टीनियासिस क्या है, जब बॉडी में टेपवर्म, वही सीधी सी बात है, हमारा खाना खा रहे हैं वो, हमारे गट रीजन को डैमेज कर रहे हैं, तो क्या क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेन, सीवियर कंडीशन में ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि वो इंटरनली गट को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है। Yes, ma'am. देखो, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज हेड रीजन, स्कोलेक्स बोला था हमने हेड रीजन को, ये रहे हुक्स एंड सक्कर। हमने क्या बोला था, एज सच लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, बट दे हैव हुक एंड सक्कर, बॉडी से अटैच रखने के लिए और ब्लड सक या न्यूट्रिशन को सक करने के लिए। नेक और आगे वाला रीजन है तुम्हारे स्ट्रोबिलस, जिसके अंदर हमें क्या दिख रही है, सेगमेंटेशन, बट ये सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है,
ये फॉल्स सेगमेंटेशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड्स। क्या बोलते हैं, क्या बोला हमने, बताओ क्या बोला हमने, Proglotted. प्रोग्लोटिड्स। अच्छा अब देखो, थोड़ा सा इसमें है कि ये सेगमेंटेशन अपनी छोटी रहते हैं। देखो ये शुरुआत में क्या है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, छोटे छोटे हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। नाउ व्हाट आर ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, और ये धीरे धीरे ना अपनी सेगमेंटेड फॉर्म छोड़ते रहते हैं और ये आगे बढ़ती रहती है। तो आगे देखते हैं कि क्या है। नाउ मेनली हमने 3 मेन प्रोग्लोटिड्स की बात की है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड, मैच्योर प्रोग्लोटिड और ग्रेविड प्रोग्लोटिड। यही 3 देखे थे, राइट। देखो इमेच्योर प्रोग्लोटिड में क्या है, जिसमें अभी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स में क्या है, जहां सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। मैच्योर प्रोग्लोटिड में क्या है, जहां पर सेक्स ऑर्गन पूरे बन चुके हैं, टेस्टिस ओवरी प्रॉपर्ली बन चुकी है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में क्या है, यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, हमने क्या बोला कि ये क्या कर रहे हैं, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, राइट। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं मैम। मतलब एक ही बॉडी के स्पर्म्स जो हैं उसी बॉडी के एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बनता है, राइट। तो जो यूट्रस, यूट्रस मतलब वो कैप्सूल्स जहां पर फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, अब उन्हें हमने बोला ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। इमेच्योर में सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, मैच्योर में हो चुके हैं और फर्टिलाइजेशन की तैयारी, ग्रेविड में क्या है, फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। अब जब फर्टिलाइज्ड एग है, नाउ वी नो कि जो ट्रंक रीजन है, जो पूरा नेक रीजन के बाद का रीजन है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिलस और स्ट्रोबिलाई, मतलब ये तो पूरी पूरी फॉर्म है। तो अब क्या होता है, ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है ना, ये क्या होता है, धीरे धीरे ये बॉडी ही छोड़ देते हैं। बॉडी कैसे छोड़ देते हैं, देखो हमने क्या बात की, इसके अंदर एग्स हैं, ये एग्स हमारे फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, नहीं, एग्स हमारे फीकल मैटर के थ्रू बाहर नहीं निकलते, अभी तो बताया था। आवाज आ रही है ना मेरी या नहीं आ रही, यस। आ रही है, चलो ठीक है। तो अब क्या है, ये यहाँ से अपने सेक्शन को खुद ही छोड़ देते हैं और फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। तो ये स्ट्रोबिलस से क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और होस्ट के फीकल मैटर से बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। जब ये बॉडी के बाहर निकलते हैं तो हैचिंग होगी, एम्ब्रियो बनेगा, फिर अगर पिग क्या करेगा, उन एग्स को कंज्यूम कर लेगा। अब पिग ने क्या किया, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो पिग के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है वो ऑन्कोस्फियर है। तो ऑन्कोस्फियर लार्वा अगर पिग के अंदर गया तो अब क्या है, पिग के अंदर और ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी लार्वल स्टेजेस है, तो पिग के अंदर अगर ये ऑन्कोस्फेयर वाली स्टेज गई है तो अब ये आगे डेवलप होगी। जब ये डेवलप होगी और ये पिग के अंदर, सोचो पिग के मसल में ये कितने टाइम तक, 5-6 इयर्स तक ये वैसे ही रह सकता है। अब जैसे ही मेन की इन्फेक्टिव, जैसे ही पिग के अंदर ये स्टेज आई, सिस्टर सर्कस स्टेज आई, अगर मेन ने उस टाइम पर कंज्यूम किया तब मेन को क्या हो जाएगा, टीनियासिस। क्या हो जाएगा, टीनियासिस। समझ आ रहा है, यस। ये था हमारा टेपवर्म के बारे में। टेपवर्म के बारे में तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है, बेसिक। हाँ मैम बस नोट डाउन करना है। ओह आई एम रियली सॉरी। मैं अच्छा ये मैं तुम्हें वैसे भेज भी सकती हूँ, बट अगर तुम नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला पेज दिखाऊं या कौन सा दिखाऊं, मैम ये वाला। मैम ये वाला ठीक ठीक, बाकी सब साथ साथ लिख रहे थे, Yes. यस मैम। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा मैं तुम्हें ये बता रही थी ना रिवाइज का,
कि टीनिया सोलियम के बारे में तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या रखना है कि ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक है जिसमें प्राइमरी होस्ट है वो मेन है, सेकेंडरी जो होस्ट है वो पिग है। मेन की जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो कौन सी है? सिस्टी सर्कस। पिग की जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो कौन सी है? ऑन्कोस्फियर। दिस इज द लार्वल स्टेज जो इंडिविजुअल बॉडी को इन्फेक्ट कर रही है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, राइट? क्या कॉज कर रहे हैं? टीनियासिस कॉज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्या है तुम्हारा दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज फैशियोला हिपेटिका। देखो जहां पर भी ये हिपेटिक टर्म आ जाए ना, हिपेटिक टर्म जहां पर भी आ जाए, समझ जाना इट इज रिलेटेड टू लिवर, इट इज रिलेटेड टू लिवर। हम अपने जैसे हम अपने लिवर से जो आर्टरीज जुड़ी हुई होती है हम बोलते हैं हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक वेन। हिपेटिक टर्म इज रिलेटेड टू लिवर। तो यहाँ पर भी हम इसे क्या बोल रहे हैं? इट इज शीप लिवर फ्लूक। ये इसका कॉमन नाम है, लिवर फ्लूक इसका कॉमन नाम है, दैट इज फैशियोला हिपेटिका। क्यों कॉमन नाम है? देखो क्योंकि ये ना अगेन दिस इज आल्सो डाइजेनेटिक, शीप के लिवर में मेनली। तो प्राइमरी होस्ट क्या है? शीप। सेकेंड होस्ट क्या है? स्नेल। बस ये तुम्हें याद रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या जितना देखो हमने क्यों टीनियासिस पढ़ा? क्योंकि वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, हमें डिजीज कॉज कर रहा है। तो फैशियोला हिपेटिका क्या है? फैशियोला हिपेटिका भी ऐसे फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इसका। पहली चीज लीफ लाइक फ्लैट, वीनो बाइसेक्सुअल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, एंडोपैरासाइट है और डाइजेनेटिक है। दो होस्ट कौन से हैं? प्राइमरी शीप, सेकेंडरी स्नेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस इससे ज्यादा और कुछ हमें याद नहीं रखना। ऑल्सो एनारोबिक रेस्पिरेशन, पैरासाइट है ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए है। देखो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो फ्री लिविंग पढ़ रहे हैं। मैंने तुम्हें प्लैटीहेल्मिन्थ के केस में क्या बताया कि जो बॉडी है उसके मतलब ये जो प्लैटीहेल्मिन्थ के अंदर बहुत से ऑर्गेनिज्म एंडोपैरासाइट है, लेकिन फ्री लिविंग भी तो है ना कुछ कुछ। कहाँ पर? फ्रेश वाटर में। नाउ सी दिस, इसकी आंखें दिख रही हैं, दिस इज ऑन द सरफेस डोर्सल व्यू पर। बैक वेंट्रल साइड अगर हम देखें तो हमें उसका माउथ और हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऐसे फैरिंग्स देखने को मिल रही है छोटी सी। तो अभी हमें क्या याद रखना है? देखो ये फ्री लिविंग है, मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं इसका ऑर्गन तो डेवलप होगा ना, क्योंकि इसे तो खाना खुद पकाना है। पकाना इन द सेंस कि डाइजेस्ट खुद करना है, क्योंकि ये फ्री लिविंग है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा खाने को लेकर कि मुझे पका पकाया मिले, राइट? हाँ, तो पहले हमें इतना तो पता है हर्माफ्रोडाइट है, सेक्स सेपरेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, क्रॉस डेवलपमेंट डायरेक्ट है। याद करो अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होती है। ऊपर वाले में भी लार्वल स्टेज थी, टीनिया सोलियम में भी लार्वल स्टेज थी, लेकिन प्लेनेरिया के अंदर हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। शुरुआत में ही मैंने बताया था, तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। रीजनरेशन जहां मैं बात कर रही थी, जुगेसिया जी, इसका मतलब प्लेनेरिया के ग्रुप में दिस इज जुगेसिया, मतलब ऐसे वर्म्स फ्री लिविंग फ्लैट जो हैं, रीजनरेशन जिसमें हमें देखने को मिलती है, राइट? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम वो लिवर फ्लूक के बारे में लिखना था। लिखना, हाँ एक मिनट रुको दिखाती हूँ मैं। ये लो, चलो आगे चलते हैं। प्लेनेरिया के बारे में लिख लिया, बेसिक ये तो हम जो पढ़ते ही आ रहे हैं। प्लेनेरियंस के बारे में सी, डोर्सल तरफ हमें आई देखने को मिली और इसी का ऑपोजिट कर दो तो वेंट्रल साइड हमें फैरिंग्स देखने को मिला। दिस इज फैशियोला, दैट इज लिवर फ्लूइड,
लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट लीफ लाइक फॉर्म। अच्छा देखो, अब ये जो है ना, यहाँ से चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं, यहाँ से चीजें, इस फाइलम से चीजें थोड़ी चेंज होती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि अब थोड़ी सी ऐसे फॉर्म्स आ रही हैं जो हमें हायर क्लासेस में, ऐसे वर्ड्स आएंगे हमें हायर क्लासेस में ही और हायर ग्रुप्स में ही देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज बेसिक वाला देखते हैं। अच्छा, प्लाटी हेलमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 3 ही एग्जाम्पल है जो हमें याद रखने हैं। प्लाटी हेलमेंट समझ में आए ठीक से? प्लाटी हेलमेंट समझ में आया है? Yes, ma'am. चलो, नाउ नेक्स्ट इज एस्केलमेंथिस। देखो, these are the, see helminth means तो हमें पता है worm ही है। these are round worms, ठीक है? तो राउंड वर्म्स इनकी कैटेगरी में आते हैं एंड यूजुअली दे आर पैरासिटिक फॉर्म। अब मुझे जरा बेसिक वाले फीचर बता दो जो हमने इस पो, टीनो, पी, एस, एन, आर, मो, एकी, ही, को, इसमें से हमने, अब हम किस पर हैं? ये 5th फाइलम पर हैं, दैट इज एस्केलिमेंथिस। अब इस एस्केलिमेंथिस के अंदर तुम्हें थोड़ा अगर याद हो तो 9th क्लास में नेमेटोडा हमने देखा था। इस एस्केलिमेंथिस को नेमेटोडा बोलते थे, ग्रुप ऑफ राउंड वर्म, राइट? तो नेमेटोडा इसके अंदर अभी एक ग्रुप है एस्केलिमेंथिस के अंदर राउंड वर्म्स का। बेसिक फीचर पे आ जाओ, याद करो मैंने क्या बोला था, यहां से यहां तक तो सेक्स सेपरेशन नहीं है, यहां से यहां तक सबके सब क्या है? हर्माफ्रोडाइट, राइट? सेक्स सेपरेशन कहां से आई? एस्केलिमेंथिस से। यहाँ पर क्या है? मेल बॉडी अलग और फीमेल बॉडी अलग। पर 6 का तुम्हें अभी भी याद रखना है, 6 में थोड़ी गड़बड़ी है, मतलब 6 के अंदर हमें कुछ कॉमन ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर सबके सब क्या है? बॉडी एसीलोमेट है। सिर्फ 5th है जो क्या है? स्यूडोसीलोमेट है। बाकी 6th ऑनवर्ड सबके सब क्या है? सीलोमेट है, राइट? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक हमने क्या देखा? इसके पास सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। यहां से सबके पास क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या मतलब है? अब प्रॉपर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक क्या था? यहाँ पर तो सेल एग्रीगेट ही था। ये तीनों के तीनों क्या थे? ब्लाइंड सैक थे। अब अगर ये 5th ऑनवर्ड्स, अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसे हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोल सकते हैं। यस मैम। तो दिस इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एक नई हमें चीज याद आई। अब तुम्हें क्या याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? स्यूडोसीलोम पहली बार देखने को मिला, ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिला, राइट? और अब ये तो बेसिक है ही, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ही, क्योंकि प्लाटी से अब सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुके हैं, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सेक्स सेपरेशन इसमें हमें देखने को मिली, तो सेक्स सेपरेशन हमें देखने को मिला यहाँ पर। यस और नो? Yes, ma'am. चलो, सी एस्केलिमेंथिस also called निमेथेलिमेंथिस, मतलब राउंड वर्म्स। हमें पता लगा ऑर्गन सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, स्यूडोसीलोमेट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है जिसमें आप मेल बॉडी
और फीमेल बॉडी। जिसमें आप मेल बॉडी और फीमेल बॉडी इंडिविजुअली बता पाओ देखकर कि ये कौन सी मेल बॉडी है और कौन सी फीमेल बॉडी है। हमारे केस में हम मेल फीमेल इजीली देखते ही बता सकते हैं ना कि अलग है दोनों, है ना। Yes, ma'am. ये मेल है, ये फीमेल है। तो जो आउटर अपीयरेंस से, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम देखकर बता पाए कि सेक्स सेपरेटेड मतलब बिल्कुल इंडिविजुअली अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है। तो सेक्सुअल देखो मॉर्फिक फॉर्म वैसे भी अलग होता है, डायमॉर्फिक दो इंडिविजुअल फॉर्म, मेल बॉडी अलग फीमेल बॉडी अलग। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब हम देखते ही बता, अभी मैं तुम्हें भी दिखाऊंगी कैसे, देखते ही बता सकते हैं कि मेल बॉडी कौन सी है और फीमेल बॉडी कौन सी है। बायलेटरल सिमेट्री, फोर्थ ऑनवर्ड्स तो सारी बायलेटरल सिमेट्री हो गई हैं एकाइनोडर्म के एडल्ट फॉर्म को छोड़कर, राइट। यस और नो? Yes, ma'am. देखो अभी भी बॉडी अनसेगमेंटेड है क्योंकि सेगमेंटेशन तो कहाँ से हमें देखने को मिलेगा, सिक्स्थ फाइलम से। तो राउंड वर्म्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि राउंड वर्म सेगमेंटेड है कि अनसेगमेंटेड, तो दे आर अभी भी अनसेगमेंटेड। सीसी हेमाजेको में ही फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, तो यहाँ क्या है फर्टिलाइजेशन इंटरनल। कैसी है फर्टिलाइजेशन इंटरनल। डेवलपमेंट तो जैसी हमें सब में ही देखने को मिली, डायरेक्ट भी है, बहुत से ऑर्गेनिजम्स में इनडायरेक्ट भी है। नर्वस सिस्टम प्लैटीहेलमिंथ में कैसा था, लैडर लाइक, राइट। प्लैटीहेलमिंथ में कैसा था, लैडर लाइक था। अब क्या है देखो धीरे धीरे ना, देखो ऑर्गन सिस्टम आ रहा है अब, तो प्रॉपर बॉडी सिस्टम की तरह काम भी करेगी, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेन जैसी देखो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होती है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। सिंगल है तो गैंग्लियन, दिस इज गैंग्लिया। दीज आर नथिंग बट द कंसंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ न्यूरॉन्स ओनली। अब हमारा भी जो माइंड, हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन देखा जाए तो सारी की सारी न्यूरॉन्स का ग्रुप ही तो है, नहीं। सबका Yes, सब ma'am. क्या है, न्यूरॉन का ग्रुप है। अब ये न्यूरॉन का ग्रुप एज सच यहाँ पर ब्रेन जैसी फॉर्म डेवलप नहीं हुई है, ऐसे ब्रेन जैसा कुछ वो नहीं आया है, बट क्या है, क्योंकि ऐसे रिंग लाइक फॉर्म बन रही है, एक छोटी कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चर नोड लाइक, जिसे हम बोलते हैं गैंग्लिया। तो क्या आ गई, नर्व रिंग आ गई और उससे जुड़ी हुई नर्व कॉर्ड, ये देखो दिस इज नर्व कॉर्ड, डबल नर्व कॉर्ड, और ऐसी ही नर्व रिंग आ गई, तो जिसे अभी हम ब्रेन कंसिडर कर रहे हैं बॉडी के अंदर। अगर ये राउंड वर्म है तो इस राउंड वर्म में हेड वाले रीजन पर ये गैंग्लियन वाला स्ट्रक्चर है। तो नर्वस सिस्टम कैसा है, नर्व रिंग जो ब्रेन का काम कर रही है और नर्व कॉर्ड जो उस रिंग से आगे निकल रहा है। समझ आया? Yes, ma'am. अच्छा अब क्या है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, मुझे एक चीज बताओ, अभी हमने प्लैटीहेलमिंथ में सबसे स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या पढ़ा है, प्लैटीहेलमिंथ के लिए स्पेशल सेल्स थे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट था। Flame cells. फ्लेम सेल्स। कुछ और एक आध नाम भी देखे थे हमने फ्लेम सेल के अलावा, Protonephridia. प्रोटोनेफ्रीडिया और सोलेनोसाइट, Yes, राइट। ma'am. Yes, फ्लेम ma'am. सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, सोलेनोसाइट। अभी क्या है यहाँ पर देखो, अब जैसे जैसे हम फाइलम पर आगे बढ़ेंगे ना, हमें अलग अलग कैरेक्टर और स्पेशल आगे जुड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए इसे हटा दूं, व्हाइट बोर्ड क्लीन कर दूं, Yes, ma'am.
ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर मान लो दिस इज दी राउंड वर्म, ठीक है। अब थोड़ा थिक बना दो, रुको जरा। ये हमारा राउंड वर्म है, इसके अंदर हमारे पास ऐसी एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं जो एच शेप ट्यूब है, और इसके सराउंड हमारे कुछ एक्सक्रीटरी सेल्स हैं। ये ऐसी ट्यूब आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके सराउंड हमारे कुछ ऐसे सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, बॉडी से वेस्ट को ले रहे हैं, बॉडी से वेस्ट को ले रहे हैं और बॉडी के बाहर छोड़ रहे हैं। तो हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए एक तो एच शेप ट्यूब है, साथ में एक्सक्रीटरी सेल्स भी हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स हैं जो बॉडी के बाहर इस नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं और बॉडी के बाहर छोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कह रही हूँ? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है प्रॉपर्ली एच शेप कैनाल है और एक्सक्रीटरी पोर्स है। एक्सक्रीटरी पोर्स मतलब यहाँ पर वो सेल्स हैं, दीज आर दी एक्सक्रीटरी पोर्स। यहाँ पर वो एक्सक्रीटरी पोर्स, यहाँ पर वो स्पेशल सेल्स हैं जो यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पर निकाल रहे हैं। समझ में आया? मुझे एक बार ओरली बता दो, हमने इसके अंदर अभी में सिर्फ एस्केलिमेंथिस के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा, स्पेशल वाले फीचर भी और बेसिक फीचर भी, क्या क्या अलग है चीजें, क्या क्या हमें पहली बार देखने को मिला? हम सेपरेट सेक्सेस। वेरी गुड, दैट मीन्स सेक्स सेपरेशन हो गई है। सेक्स सेपरेशन है और प्रॉपरली हम मेल फीमेल को अलग देख सकते हैं, तो सेक्स सेपरेशन तो हो ही गई है, साथ में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है, राइट? एक कैरेक्टर दूसरा, और कैविटी कैसे हमें देखने को मिली और पहली बार आई है ऐसी कैविटी, दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली फाइलम जिसके पास वो उस टाइप की कैविटी है। किस टाइप की बात कर रही हूँ मैं? स्यूडो। स्यूडोसील, ऑलराइट। अब मुझे जरा स्यूडोसील का मतलब भी बता दो, जो हमने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा था, तब से स्यूडोसीलोमेट कर रहे हैं, बट उसका क्या मतलब है? The mesophyll is present in in sac-like structures. ऑलराइट, तो जो हमारी एक्टोडर्म है और जो हमारी एंडोडर्म है, उसके बीच में मीजोडर्म पूरी तरीके से ना उसे कवर करके क्या करती है, ऐसे कवर होना चाहिए, और इस बीच की कैविटी को हम बोलते हैं ट्रू कैविटी। बट होता क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो प्रॉपरली है, मान लो ये एंडोडर्म है और ये एक्टोडर्म है, इसमें मीजोडर्म क्या करती है, पाउच लाइक फॉर्म बना लेती है। अब ये पाउच लाइक जो फॉर्म है, इसके अंदर जो कैविटी है, लेट मी चेंज द कलर, इसके अंदर जो कैविटी है वो तो हर तरफ से मीजोडर्म से लाइन है, लेकिन अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर में एक तरफ तो है, यहाँ से तो है लेकिन यहाँ से तो है, लेकिन ऊपर वाली तरफ से नहीं है, इसीलिए कैविटी तो दिखी लेकिन ट्रू कैविटी नहीं देखने को मिल रही हमें, राइट? चलो ठीक है, अब क्या है, जो बॉडी वॉल है, हमें ये एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आया। रेस्पिरेशन अभी भी किसके थ्रू हो रही है, बॉडी सरफेस के थ्रू हो रही है, रेस्पिरेशन अभी भी बॉडी सरफेस के थ्रू है। एलिमेंट्री कैनाल हो गई है कंप्लीट। अब एलिमेंट्री कैनाल अब कैसी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, नहीं? यस और नो? देखो हमने तभी तो बात की थी कि जो प्लान है वो ट्यूब विद इन ट्यूब है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट है। लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म है, अगेन क्या उसमें बहुत ज्यादा डेवलप होगी एलिमेंट्री कैनाल? अगर वो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं तो क्या उसमें बहुत ज्यादा डेवलप्ड है एलिमेंट्री कैनाल? बोलो। No, ma'am. नहीं होगी, गुड। दूसरी, क्योंकि ये अगेन एंडोपैरासाइट्स हैं, तो इनकी जो बॉडी वॉल है उनके पास थिक क्यूटिकल होगी, जो नॉन लिविंग है। देखो हमारी जो आउटर लेयर है ना, हमारी बॉडी की भी आउटर लेयर जो है वो डेड सेल्स की है। क्यों? एक तो
प्रोटेक्टेड है, बाहर कुछ भी हो रहा है, ये सेल्स लाइव नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी माइक्रोब, कोई भी बैक्टीरिया अगर एंट्री करना चाहे तो ये आउटर लेयर तो है ही डेड, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा आउटर लेयर पे। तो ऐसी ही, अब क्योंकि इनको बॉडी के अंदर घुसना है होस्ट बॉडी के, तो इनकी क्यूटिकल थिक, नॉन लिविंग और प्रोटेक्टिव, मतलब ताकि उसके जो एंजाइम्स हैं, बॉडी होस्ट बॉडी के जो एंजाइम हैं, जूसेस हैं, उससे बच पाए। फिर एपिडर्मिस और उसके बाद मस्क्यूलर ओनली लॉन्गिट्यूडनल। मस्क्यूलर मतलब जो उसको मूव कर, मसल्स हमेशा मूवमेंट के लिए होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हमें देखने को मिले हैं जो उसकी मूवमेंट में साथ दे रहे हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड फॉर्म, क्योंकि आगे हम एनालीड में भी देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, सर्कुलर मसल्स है, आगे हम चल के देखेंगे, लेकिन वो सेगमेंटेड फॉर्म हो। Now, there is another term that is hydroskeleton. अब ये hydroskeleton नया क्या टर्म आया है? यूजुअली क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में हड्डियां हैं तो प्रॉपरली शेप मेंटेन है। अदरवाइज अगर मैं पॉलीफेरा की बात करूं, उनके पास एंडोस्केलेटन है, लेकिन उनके सेल, मतलब सिर्फ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। मतलब अगर समझ लो कि अगर उनको ऐसे थोड़ा सा भी प्रेशर कहीं से पड़ जाए तो वो बिखर जाते हैं फिर बाद में, मतलब इतने सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी। अभी क्या है, स्यूडोसील के अंदर, मतलब ये क्या है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, इंटरनली जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे बॉडी की शेप मेंटेन रहती है। और बॉडी बाहर के प्रेशर से इतना अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि उसका इंटरनल बॉडी का जो फ्लूइड है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये जो बॉडी शेप है वो मेंटेन रहती है। उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन। समझ में आया ये टर्म? समझ आया ये टर्म क्या क्या चल क्या रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। ये तुम लोग लिख रहे हो या लिख चुके हो, एक बार बता दो। लिख रहे हो? मैम फिर हाइड्रोस्केलेटन डेड सेल से बना है मतलब? नहीं, हाइड्रोस्केलेटन डेड सेल से नहीं बना। हाइड्रोस्केलेटन तो वो इंटरनल जो बॉडी में फ्लूइड है, जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है, वो हाइड्रोस्केलेटन है। जो बॉडी वॉल है वो डेड सेल की बनी है, जो Okay, ma'am. आउटर बॉडी वॉल है वो डेड सेल की बनी है। ठीक है, Yes, ma'am. चलो लिख चुके हो, आगे चले। Yes, ma'am. चलो, अब क्या है देखो, कैसे तुम्हें याद रहेगा, कैसे तुम पहचानोगे, हमने ये तो बोल दिया कि जो बॉडी है वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक है। सेक्सुअली डायमॉर्फिक मतलब आप देख कर ही बता सकते हो ये मेल बॉडी है या ये फीमेल बॉडी है। नाउ सी दिस, अगर मेरे पास इसका डायग्राम है तो आई कैन शो यू। रुको, मेरे पास शायद डायग्राम है, कहाँ गया डायग्राम? नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी से याद रखना, तुम्हें 2 राउंड वर्म्स बनाकर दिखाए हुए हैं, मतलब एस्कैरिस में सेक्स सेपरेशन आया है, तो एस्कैरिस के अंदर सेक्स सेपरेशन हमें देखने को मिला है। तो कैसा है ये मैं तुम्हें बता देती हूँ, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। एक बॉडी है जो थोड़ी सी स्मॉल है, और दूसरी बॉडी है जो थोड़ी सी लॉन्ग है। ऑब्वियसली ये मैंने थोड़ा सा थिन बना दिया है, इट इज डबल फॉर्म ऐसे, और ये ऐसी स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज राउंड वर्म। अब क्या है, अब तुम देखो ये बॉडी क्या है, ये ए है बॉडी और ये बी है बॉडी। ए वाली बॉडी स्मॉल है बी वाली बॉडी के कंपैरिजन में, और बी वाली बॉडी लॉन्ग है। ये स्मॉल है और ये बी बॉडी लॉन्ग है, नहीं? स्मॉल होने के बाद भी इसका जो एंड है, जो पोस्टीरियर एंड है, वो क्या है, थोड़ा सा कर्व्ड है। और यहाँ पर लॉन्ग है, लेकिन इसका जो एंड है वो एज सच कर्व्ड नहीं है, राइट? यहाँ पर जो एंड है वो ऐसे स्ट्रेट में है, ऐसे कर्व्ड नहीं है। तो स्मॉल है, और जो पोस्टीरियर एंड जिसका कर्व्ड है,
देखो स्मॉल तो है और ज्यादा फोल्डेड है, ये लॉन्ग है और फोल्ड भी नहीं है, स्ट्रेट है। तो जो छोटी बॉडी है वो मेल है, जो बड़ी बॉडी है वो फीमेल है। अगर अगर दो साथ में नहीं है तो हमें तो एक ही दिख रहा है। मान लो कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हटा दो दोनों को, तो अब हमें तो एक ही दिख रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी? साथ में बड़ी होती तो हमें पता चलता कि ये बड़ी वाली से ये छोटी है, या साथ में होता तो हमें पता लगता है ये बड़ी है ये छोटी है। अब एक ही है तो हमें कैसे पता लगेगा? हम एंड देखेंगे कि अगर कर्व्ड है, मतलब अगर वो रुकी हुई है बॉडी, अगर एंड कर्व्ड है या फिर स्ट्रेट है। अगर कर्व्ड है तो वो मेल है, अगर स्ट्रेट है तो फीमेल है, राइट? Yes, ma'am. चलो अब क्या है, देखो क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, राइट? क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो इनके पास ऐसे स्पेसिफिक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, जो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर पाए, राइट? तो काइटिनस, ऐसे कांटे लाइक स्ट्रक्चर, काइटिनस स्पिक्यूल्स मेल बॉडी के पास होते हैं जो फीमेल बॉडी के पास नहीं है। दूसरा, मैंने तुम्हें क्लोएका के बारे में कभी बताया है? व्हाट इज क्लोएका? व्हाट इज क्लोएका? कभी मैंने तुम्हें क्लोएका के बारे में बताया है क्या? बोलो। No, ma'am. नहीं बताया? देखो यूजुअली क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में एक हमने, ये हमारी माउथ की ओपनिंग है और ये एनल ओपनिंग है। तो एक ओपनिंग एनस की हो गई, पोस्टीरियर एंड पर मैं पोस्टीरियर की बात कर रही हूँ। हमारी यूरिनरी ओपनिंग, हमारी यूरिनल ओपनिंग अलग है। फीमेल की बात करूंगी तो यूरिनल ओपनिंग अलग है ना, और जेनाइटल ओपनिंग अलग है। जेनाइटल मतलब जहां से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव जो हमारे जेनाइटल्स हैं या हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उनकी ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेल के केस में, मेल के केस में यूरेथ्रा जो है वो पीनिस वाली ओपनिंग से ही ओपन हो रहा है, मतलब यहाँ पर यूरिनल और स्पर्म की ओपनिंग एक ही है, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी यही है और यूरिन के लिए ओपनिंग भी यही है। तो दिस इज कॉमन ओपनिंग, और एनल ओपनिंग तो होती ही है बॉडी के अंदर। तो मेल बॉडी में क्या है, मैं ह्यूमन की बात बता रही हूँ, मेल बॉडी में क्या है, दो ओपनिंग है। फीमेल बॉडी में तीन ओपनिंग है, क्योंकि वहां पर यूरिन की ओपनिंग अलग है, वेजाइनल ओपनिंग अलग है, और एनल ओपनिंग तो है ही अलग। छोटी फॉर्म्स में जो लोअर फाइलम है उनके अंदर एक कॉमन ओपनिंग है जो एनल ओपनिंग भी है, ठीक है, जो एनल ओपनिंग भी है और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी है। तो एक ही ओपनिंग है जो बॉडी के बाहर दिख रही है, जहां से रिप्रोडक्टिव मतलब एग या स्पर्म, जो मतलब स्पर्म इंजेक्ट करने की जगह या स्पर्म रिलीज करने की जगह, और वेस्ट के लिए ओपनिंग, एनल ओपनिंग, ये कॉमन है। तो जहां पर भी कॉमन ओपनिंग्स होती हैं उन्हें हम क्लोएका बोलते हैं। कॉमन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? कॉमन ओपनिंग को हमने क्या बोला? क्लोएका, राइट? यहाँ पर एनल और जेनाइटल अपर्चर एक ही ओपन, एक ही चेंबर में ओपन हो रहा है, जिसे हमने क्या बोला? क्लोएका। यहाँ पर क्लोएका नहीं है, यहाँ पर एनस ओपनिंग अलग है और जेनाइटल ओपनिंग अलग है। ये तुम्हें बहुत इतना स्पेसिफिक नहीं जाना, बस तुम इतना याद रखना कि अगर स्मॉल बॉडी है वो मेल है, स्मॉल बॉडी के बाद अगर पोस्ट एंड जो है वो कर्व्ड है तो वो मेल बॉडी है। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? समझ आ रहा है ना क्या कह रही हूँ? आवाज आ रही है? Yes, ma'am.
इसके एग्जाम्पल में हमें एस्कैरिस की लाइफ साइकिल भी दो हमें पढ़नी तो 12th में है, बट हम अभी करेंगे और वहां पर सिर्फ डिजीज के टाइम पर डिजीज वाला सेक्शन देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आता है कि इस कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम को मिलाओ, तो ये मैच द फॉलोइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एनसीईआरटी के डायग्राम पढ़ के रखोगे और नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स ही, डायग्राम कह रही हूँ सॉरी, इसके एग्जाम्पल्स ही मैं तुम्हें समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, और तुम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इसके याद करके आओ। यहाँ पर फिर हम इसके एग्जाम्पल से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके यस मैम। चलो, अब एग्जाम्पल तुम्हारा काम है याद करके आना, उसके बाद हम इसी के एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे कि किस किस को हम क्या बोलते हैं। तुम्हें बस अभी एनसीईआरटी वाले लर्न करने हैं, ठीक है? ये लिख चुके हो जो तुमने नोट डाउन करना था, कर लिया है? नोट डाउन कर चुके हो? बोलो कुछ। Yes, नोट ma'am. कर लिया है? मुझे तुम लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है। कर लिया मैम। चलो ठीक है।